कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में दोनों किताबें पूरी हो गई है। व्याकरण में हमने काफी आपको करवा दिया है। एक दो बातें जो है रह गई है उनको हम बात करेंगे, जैसे अपठित बोध है, अपठित विज्ञान से, और अनुच्छेद लेखन है। तो इनको आज हम थोड़ा सा बताएंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे प्रश्न ढूंढे जाते हैं उसके अंदर, इसके बारे में। क्योंकि अपठित जो गद्यांश है, काव्यांश है, वो तो आपके इस बार बोर्ड में हटा दिया है। अब की बार केवल आपके पाठ्यक्रम में अपठित गद्यांश ही रखा गया है। अपठित का मतलब नहीं, और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ, जो नहीं पढ़ा हुआ। ऐसा गद्यांश बोर्ड आपको या पाठ्यक्रम में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। जो चीज आपने पढ़ी नहीं है, अपठित है, मतलब नहीं, पठित मतलब पढ़ा हुआ, जो नहीं पढ़ा हुआ है। ऐसी चीजें आपको, ऐसे जो गद्यांश वो दिया हुआ है जो पढ़ा नहीं गया, उस गद्यांश को आपको करना होगा। ये 8-10 नंबर का आपके आएगा, तो उसको बड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से इसके उत्तर देना है। उत्तर व्याकरण संबंधी उत्तर भी आते हैं, एक दो प्रश्न ऐसे जो पूछे जाते हैं, तो उनको व्याकरण निकालना है। तो प्राय शब्द का अर्थ उल्टा करने के लिए उसके आगे अ उपसर्ग लगा देते हैं। पठित, अपठित। पठित यानी पढ़ा हुआ, अपठित यानी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है बेटा। यहाँ पठित शब्द से अपठित शब्द का निर्माण अ लगने के कारण हुआ है। अ उत्तर लग गया तो पठित का अपठित हो गया। इसलिए जो पाठ है, जो गद्यांश है, तो ये पाठ में गद्यांश है, वो अपठित है, जो पढ़ा नहीं गया है पूर्व में आपने, और नई बार, नई पहली बार या आप देखेंगे उसको और उसके आधार पर प्रश्न करेंगे। गद्य एवं पद्य का वह अंश जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया, जो आपने कभी पूर्व में कभी पढ़ा नहीं गया, ऐसा गद्यांश पद्यांश है नहीं, अपठित कहलाता है, जिसको अपठित कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों में से न लेकर अन्य पुस्तक भाषा खंड से लिया गया हो, अपठित माना गया। अर्थात जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं है, किसी पाठ्य पुस्तक का जो गद्यांश नहीं है, तो वो अन्य पुस्तक है, कोई अन्य पुस्तक से लेकर के आपके से पूछा गया है कि आपको कितना आता है, कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, कितने उत्तर दे पाते हैं, कितने नहीं दे पाते हैं, कौन कौन से शब्द, कौन कौन से मुहावरे, कौन कौन से पर्यायवाची आदि शब्द आपको आते हैं या नहीं आते हैं, ऐसी बातें आपसे पूछी जाती है। अपठित का महत्व, अपठित का महत्व क्या है, थोड़ा देख लें इसके बारे में। प्राय विद्यार्थी पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य और पद्य अंशों को ही अतिक्रमण कर देते हैं। जो पढ़ा जाता है, जो पाठ्यक्रम में है, वो तो आपको याद हो जाता है, पता पड़ जाता है कि कौन से पाठ का है, कौन से पाठ से लिया गया है, किसने लिखा है, क्या लिखा गया है। ऐसे जो गद्यांश होते हैं जो पाठ्यक्रम में होते हैं, आप आराम से समझ लेते हैं उनको। किंतु जब उन्हें पाठ्यक्रम के अलावा अन्य अंश पढ़ने को मिलते हैं या पढ़ने पड़ते हैं, तो उन्हें उन अंशों का समझने में परेशानी आती है, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, जो पाठ्यक्रम से बाहर के हैं, जिनको कभी आपने पढ़ा नहीं है, जिनको पढ़ते हैं, उनके शब्दों को देखते हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत, आपको थोड़ी परेशानी अवश्य आती है कि कहाँ से आ गया, क्या है, क्या कहा गया है, क्या इसका शीर्षक होगा, क्या प्रश्नों के उत्तर होंगे। इस प्रकार से आपको थोड़ी दिक्कत आ जाती है, मैं डाल देता हूँ, थोड़ी परेशानी आपको आती है। जो पाठ्यक्रम के हैं तो आप आसानी समझ जाते हैं, सबने पढ़ाया होता है कि तो फला पाठ है, फला राइटर है इसके, और फला बारे में कहा गया है, तो आराम से आसानी से उस चीज को हम समझ लेते हैं। लेकिन जो चीज कभी पढ़ी नहीं, जो चीज हमने देखी नहीं, ऐसा अपठित अगर कोई गद्यांश आपके आ जाता है तो दिक्कत आपको आती है। अतएव अपठित अंश के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी संपूर्ण भाषा अंशों के समझ विकसित करना ही है। अर्थात जो भी पाठ है, जो भी आएगा वो समझना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के पश्चात दिमाग को होता ही है, दिमाग लगाना होता है, दिमाग लगा के कर सकते हैं। साथ ही उसे नए नए शब्दों को सीखने का भी अवसर मिलता है। अर्थात गद्यांश में नए नए शब्द आते हैं तो उन शब्दों को भी हम सीखते हैं, जानते हैं।
ये चीजें हैं। अपठित अंश विद्यार्थियों में मौलिक लेखन की भी क्षमता उत्पन्न करता है। अर्थात आप मौलिक, आप कैसे लिख पाते हैं, किस तरह से प्रश्न को देते हैं, किस तरह के जवाब आप देते हैं, तो आपका जो मौलिक लेखन है उसका विकास होता है। आपकी क्षमता बढ़ती है, लिखने की क्षमता बढ़ती है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, कैसे उत्तर निकालना है। हालांकि उत्तर उसी में निकालना होता है, उत्तर के नाम से अधिकांश उसमें मिल जाता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन आसान से उसमें से मिल जाता है, तो उसी के अंदर से हम आपको देते हैं। प्रश्नों के उत्तर मूल अवतरण में विद्यमान होते हैं। अर्थात जो भी प्रश्न दिए जाते हैं नीचे 5-7 प्रश्न 8 जो प्रश्न दिए देते हैं, उन सब के उत्तर उस गद्यांश के अंदर ही आपको मिल जाते हैं। उन गद्यांश में ही आपको प्रश्न के उत्तरांश को ढूंढना होता है। अतः उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढे, बाहर नहीं। अर्थात जो भी आंसर है, जो भी उत्तर बैठता है, वो उत्तर उसके अंदर से आप खोजें, बाहर कहीं नहीं जाए, बाहर दिमाग में लगाए कि उसका उत्तर ये होगा, उसका उत्तर ये होगा, ऐसा नहीं है। जो पाठ्य क्रम में, जो परीक्षा में जो गद्यांश आपसे पूछा गया है, उसी गद्यांश के अंदर क्या नाम से उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उत्तरों को उसमें ढूंढे। प्राय प्रश्नों के क्रम में ही मूल अवतरण में उत्तर विद्यमान है। अर्थात जो भी दे रखा है, जो भी प्रश्नों का क्रम है, वो क्रम के अनुसार क्या नाम से मूल अवतरण गद्यांश है, उसी के अंदर विद्यमान होते हैं, उसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। अतः प्रश्नों के क्रम में उत्तर खोजना सुविधाजनक होता है। जैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर दे रखा है, क्रम दे रखा है, उस क्रम के अनुसार ही हम जो गद्यांश पढ़ते हैं, उस गद्यांश के अंदर उसके उत्तर हमको मिल जाते हैं। अगली बात है, प्रश्नों के उत्तर में मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर में मूल अवतरण के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा प्रश्न पूछा है, उसी गद्यांश के अंदर, उसी अवतरण के अंदर से प्रश्न निकाल करके, उत्तर निकाल करके वो लिखा जाता है। हालांकि भाषा शैली, लेखन शैली अपनी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप सेम वैसा ही लिखें, जो उसके अंदर दे रखा है वैसा वैसा लिखें, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी भाषा, अपने लेखन, अपनी शैली का प्रयोग कर सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। बात समझ ना? प्रश्नों के उत्तर, प्रसंग और प्रकरण। प्रश्नों के जो उत्तर है और प्रकरण के अनुकूल होते हैं। जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा ही उत्तर उसके अंदर जाएगा। स्पष्ट लिखें, साफ साफ लिखें, सरल भाषा में लिखना चाहिए। जैसा भी प्रश्न है, जैसा भी प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर के नाम से गद्यांश के अंदर आपको मिल जाएगा, और गद्यांश के अंदर से निकाल करके सरल भाषा में, शिक्षित भाषा में, अनुकूल, उसी के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और आप लिख क्या रहे हैं। जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसी के अनुकूल आपको उत्तर देने होते हैं। प्रश्नों के उत्तर, प्रसंग, जैसा प्रसंग है उसके अनुकूल ही संक्षिप्त शॉर्ट में लिखें। वो से क्या कहते हैं, 2-3 पंक्तियों पंक्तियों लिख देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक या दो पंक्ति में, ज्यादा एक पंक्ति के अंदर उत्तर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ढूंढे, स्पष्ट लिखें, खास बात लिखें, सरल लिखें, और सरल भाषा में ही देना चाहिए। जैसी आपकी भाषा है, जैसा आप लिख रहे हैं, जैसा आपकी अभिव्यक्ति है, उसी अभिव्यक्ति के अनुसार आपको अभिव्यक्त करना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में अपने ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आप अपना दिमाग न लगाएं, केवल गद्यांश का दिमाग लगाएं, गद्यांश में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार उसका उत्तर दें। अर्थात अपनी ओर से कुछ भी इधर उधर की बातें ना लिखें, बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में लिखें। आप ऐसा नहीं कि 2-3 पंक्ति लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे या पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं। आप एक आंसर है तो एक शब्द का हो सकता है उत्तर, एक वाक्य के हो सकता है, एक पंक्ति का हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो प्रश्नों के उत्तर में अपने ओर से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे अपने ओर से कुछ भी ना लिखें, और न कोई उदाहरण आगे जाना चाहिए, और फालतू उदाहरण नहीं देना चाहिए। तो ये गद्यांश है आपका, और इस गद्यांश को हम कैसे बताएं, आपको लिखाएं, तो आप क्या नाम से अपने पाठ्य पुस्तक जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से जो व्याकरण पाठ्य पुस्तक है उसके गद्यांश निकालें, और उनको क्या नाम से प्रश्नों को, उत्तरों को, गद्यांश को पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ने के पश्चात से जब आपको फिर गंगम हो जाए, अच्छी तरह जान ले, तब फिर उनके प्रश्न देखें, और प्रश्नों के जो उत्तर है उसी गद्यांश के अंदर से आप टिक मार लगा लेंगे, भी इसका पहला प्रश्न है, इस पहला प्रश्न का उत्तर ये होगा, तो वहां उसको लगा लेंगे। प्रश्न 1, 2, 3, 4
तो इस प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आप क्या नाम से वो निकालेंगे गद्यांश, और गद्यांश को ये जो उत्तर है वो देंगे। प्रश्न पढ़ेंगे पहले और उनके उत्तर देंगे। तो ये बात तो हुई अपठित बोध की। अपठित बोध में अपठित गद्यांश है आपके, अपठित पद्यांश अपठित काव्यांश पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी है। इसलिए आप केवल अपठित बोध के प्रति ही पढ़ेंगे, अपठित गद्यांश के प्रति पढ़ेंगे, अपठित ही याद करेंगे। 10th क्लास के अंदर ये याद करना है आपको कि काव्यांश या पद्यांश आपके नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आ रहा है इस बार क्योंकि गद्यांश ही आ रहा है। तो आप घर बैठ करके अपनी पाठ्य पुस्तक, अपनी व्याकरण किताब वो निकालेंगे। व्याकरण किताब में जो अपने बोध का जो वो पाठ्य में रखा है उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा वो निकाल के पढ़ेंगे और पढ़ के क्या नाम से उसके उत्तर लिखेंगे। ये बात है। और अब बात करेंगे हम क्या नाम से गद्यांश की। वो अपठित गद्यांश क्या अनुच्छेद लेखन क्या होता है, अनुच्छेद लेखन किस तरह किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। तो आता आपके अनुच्छेद लेखन भी आएगा, आता है। तो निबंध नहीं आता है, 10th क्लास के अंदर निबंध नहीं आता है, केवल अनुच्छेद लेखन ही आता है। तो अनुच्छेद लेखन को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद लेखन संक्षिप्त में लिखा जाता है। अनुच्छेद एक पैराग्राफ में ही हम क्या नाम से उसको लिख देते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में उसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन की तरह एक कला है। अर्थात जैसे निबंध लिखते हैं, जैसे निबंध के नाम से विचारों में बांटते हैं, तत्वों में बांटते हैं, फिर लिखते हैं, उसी प्रकार तत्वों में बांटते हैं संक्षिप्त में, अनुच्छेद के रूप में, पैराग्राफ के रूप में हम तत्व लिखते हैं। तो ये भी एक लेखन की कला है। अपने विचारों को प्रकट करने में, अपने विचारों को प्रकट करने में अनुच्छेद लेखन का विशेष महत्व होता है। जो व्यवहार हम करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, इस प्रकार के विचार हम देते हैं, तो उसमें अनुच्छेद लेखन भी बड़ा काम आता है। आज के व्यस्तम जीवन में किसी विषय को लेकर के संक्षिप्त में केवल एक अनुच्छेद में अपने विचार प्रकट करना भी एक कला है। कोई भी बात है, कोई भी घटना है, कोई भी विषय है, उसको लिया और संक्षेप में अपनी बात को रख दी, अपने विचारों रख दी, तो ये भी एक प्रकार की कला ही मानी जाती है। अनुच्छेद लेखन में किसी भी एक भाव, विचार, सुक्ति अथवा विषय पर अपने विचार लगभग 100 शब्दों में व्यक्त करने होते हैं। 100 शब्द 80 से लेकर के 100 शब्दों के बीच में अंतर होता है। इससे कम नहीं होना चाहिए, 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए, फिर वो अनुच्छेद नहीं माना जाएगा। और ज्यादा 100 के 100 हो सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 शब्दों से ज्यादा अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। किसी एक विचार अथवा भाव पर लिखे गए वाक्य के समूह को अनुच्छेद करते हैं। ऐसा कोई भी विचार ले लिया, कोई भाव ले लिया और उस भाव पर ही हम अपने विचार को व्यक्त करें, उससे इधर उधर की बात नहीं करें। जो भाव के तहत चीजें आती है उन्हीं का वर्णन हम क्या नाम से उसके अंदर करें, उसी को अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद में क्या नाम से 2 अनुच्छेद नहीं होते, एक अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद मतलब उसको पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में जाता है, पैराग्राफ नहीं होता है अनुच्छेद के अंदर। इसमें एक भाव को संक्षिप्त रूप में से स्पष्ट किया जाता है। कोई भाव है, कोई विचार है, उसको संक्षिप्त में हम लिख देते हैं। प्राय अनुच्छेद में लगभग 20 वाक्य, 20 मान लें आप, इसमें 100 शब्द के आसपास बैठते हो। अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय, कोई भी चीज हम दे सकते हैं। कोई विषय लिया, तमाम विषय देश दुनिया के अंदर है ना, बहुत सारे विषय हैं, तो उन विषयों पर हम दिया आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं आराम से। अनुच्छेद सदैव संक्षिप्त तथा उद्देश्य पर होता है, अर्थात छोटा होता है। 100 शब्दों का 100 शब्दों का हो गया, और क्या नाम से उद्देश्य पर, उसका कोई बात आप कही जा रही है, कह रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य निकलना चाहिए, बिना उद्देश्य के बात नहीं होना चाहिए, फालतू बात नहीं होना चाहिए। जैसा अनुच्छेद है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, तो उद्देश्य रखना चाहिए ना। इसमें विचार या भाव की व्यक्ति उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। जो भी विचार व्यक्त करते हैं, जो भी भाव व्यक्त करते हैं हम, तो जो विचार है, जो भी हमने विचार दिया, जो भी भाव दिया, तो अभिव्यक्ति उद्देश्य की प्राप्ति लेते हैं। क्या उद्देश्य, हम क्या बात कहने जा रहे हैं, क्या बात कही जा रही है, क्या उद्देश्य होगा इसका, क्या लाभ होगा इससे, वही कहा जाता है। अनुच्छेद स्वयं में संपूर्ण स्वतंत्र होता है, अर्थात एक जो अनुच्छेद है वो अपने आप में लेखन में पूर्ण और स्वतंत्र होता है।
इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, अर्थात जो भी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, उसको अनावश्यक रूप से संस्कृत या क्लिष्ट भाषा न बनाए, बिल्कुल सीधी सरल और क्या नाम से उसमें लिखना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, वाक्य लंबे लंबे नहीं, बहुत 2-3 लाइन का क्या नाम से वाक्य लिख दिया, ऐसा नहीं, केवल छोटे छोटे संक्षिप्त में ही वाक्य लिखे जाना चाहिए। कठिन शब्दों में प्रयोग से बचना चाहिए, अर्थात कठिन शब्द संस्कृत शब्द ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं कि अपनी भाषा को अच्छा बनाने के लिए, अपने लेखन को अच्छा बनाने के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल सरल सहज भाषा का ही प्रयोग उसमें होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला आराम से समझ ले उस चीज को ना। उदाहरण द्वारा बात को सुस्पष्ट किया जाना चाहिए, अर्थात कोई उदाहरण देकर के, कोई भी तुलना करके, किसी चीज से उपमा करके और उस बात को समझा सकते हैं। रोचक भाषा हो, रोचक भाषा द्वारा प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन किया जा सकता है, अर्थात भाषा सरल हो लेकिन रोचक हो, रुचि देने वाली हो, तो रोचक भाषा के नाम से हम हमारे अनुच्छेद को अच्छा बना सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में प्रस्ताव का उपसार हो छोड़कर सीधे विषय का वर्णन होना चाहिए, अर्थात जैसे आप निबंध में तो प्रस्तावना में लिखते हैं और क्या नाम से उसका डिस्कस भी लिखते हैं अंत में, इसमें ऐसी चीज नहीं होती, इसमें डायरेक्ट अपनी बात कही जाती है, डायरेक्ट जो बात जो अनुच्छेद है उसमें सीधी बात नहीं कही जाती है, तो इसके अंदर जो क्या नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, शैली मौलिक होनी चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप, वह मूल होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, अपनी होना चाहिए, अपने दिमाग की होना चाहिए। इधर उधर की बातें, इधर उधर की शब्दों का प्रयोग है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी का प्रयोग बीच में ले लिए, ऐसा ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहा जाता कोई बात चलता है, लेकिन भाषा ऐसी हो जो हर आदमी उसको समझ ले, पाठ समझ ले, और क्या नाम से जो शिक्षक है वो भी चीज को जान ले, तो ये चीजें हैं। अब इसकी जो मैं आपको बुनियाद बताता हूँ, इस प्रकार से हम अनुच्छेद करते हैं, लिखते हैं, तो क्या क्या बिंदु है, क्या क्या खासियत मतलब होती है, उस पर ध्यान देंगे आप। अनुच्छेद स्वयं में पूर्ण होता है, अर्थात अपने आप में पूर्ण कहलाता है, और इसमें भूमिका तरह से इसमें कोई स्थान नहीं, अर्थात भूमिका नहीं बांधी जाती है, प्रस्तावना नहीं लिखी जाती है, निबंध करते हैं ना, प्रस्तावना लिखते हैं, भूमिका बनाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर बाद में टॉपिक पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करता है, और नहीं क्या नाम से निष्कर्ष जो सार होता है वो आता है, लिखा जाता है। दोनों चीजें इसमें विलुप्त होती है, केवल मूल बात ही अनुच्छेद के अंदर कही जाती है। विषय को केंद्र में रखकर शीर्षक का विस्तार करना चाहिए, अर्थात पूरा जो हमने पढ़ा, पूरा क्या नाम से लिखा, और लिखने के पश्चात जो उसका अर्थ निकल रहा है कि इस बात पर ये बात कही जा रही है, वही उसका क्या नाम से विषय होता है, तो उसी शीर्षक को शीर्षक होता है, उसी प्रकार से शीर्षक देना चाहिए, विषय को केंद्र में रखकर, है ना, कि क्या किस विषय पर हमने बात कही, किस विषय पर हमने लिखा, किस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं, तो उस पर हम क्या नाम से अपना शीर्षक दे सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में कभी भी अनावश्यक प्रसंगों का प्रसंग नहीं होना चाहिए, अर्थात फालतू की बात, इधर की बात, फालतू की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, ऐसी नहीं, केवल भारत की बात है, और जिस विषय पर बात है उसी विषय पर बात होना चाहिए। इस विषय से हट करके अन्य विषयों को प्रसंग में नहीं जोड़ा जा सकता है, अन्य विषय को प्रसंग में नहीं हम ले सकते हैं, ये बात भी खास ध्यान रखने की बात है। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक प्रसंग नहीं होना, अनावश्यक बिना बात के जो है क्या से क्या जोड़ दे, क्या क्या जोड़ दे, आपने प्रसंग बढ़ा दिया, ऐसी बात नहीं, प्रसंग जो है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, और क्रमबद्ध विचार ही क्या नाम से प्रसंग के अंदर, और सॉरी अनुच्छेद के अंदर लिखे जाना चाहिए। वाक्य परस्पर जुड़े हुए तथा कथ्य का विकास करने वाले वाक्य, अर्थात जो भी बात लिखते हैं, जो भी वाक्य हम लिखते हैं, वो एक दूसरे जुड़े होना चाहिए, ताकि कथ्य जो कथानक है, जो हम बढ़ा दे रहे हैं उसको क्या नाम से अनुच्छेद को, वो अपने आप बढ़ता चला है, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य था जो पहले वाक्य से मिला हुआ हो, पहले वाक्य से संबंधित ही वाक्य हमको लिखना चाहिए, ताकि कथ्य का विकास, कथानक का विकास आराम से बढ़ता जाए, अनुच्छेद का विकास बढ़ता जाए, बहुत बड़ा होता रहे। कितना 100 शब्दों लिखना होता है, क्या टाइम लगता है। वाक्य परस्पर जुड़े तथा कथ्य का विकास करने वाले होना चाहिए। बात आगे, अनुच्छेद में स्पष्टता और सजीवता लाने के संगति और एकाग्रता आवश्यक है, क्या नाम से इसके अंदर अगर आप स्पष्टता लाएंगे, सजीवता लाएंगे, तो संगति, एक दूसरे से वाक्य मिला होना,
और एक दूसरे से एकाग्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाक्य तो हम लिख दिया, दूसरा वाक्य दूसरे टॉपिक पे लिख रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होना चाहिए, तभी क्या नाम से क्या उसमें स्पष्टता आएगी, सजीवता आएगी, अनुच्छेद के अंदर अच्छा लगेगा। सीमित आकार के कारण, सीमित छोटा आकार होता है, सीमित आकार के कारण अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार, फालतू की बातें नहीं जोड़ना, अनावश्यक विस्तार नहीं देना। अनावश्यक तो वो निबंध हो जाएगा, वो निबंध से क्या फालतू बातें हो जाएगी। इसलिए जितनी बात है उतनी बात हम लिखेंगे, उतनी बात हम करेंगे। अवांछित प्रसंग, कोई प्रसंग जोड़ दिया, बात प्रसंग की नहीं है फिर भी अनावश्यक प्रसंग हम जोड़ देंगे, उसमें हम विस्तार करते रहे, तो ये विस्तार हमको नहीं देना चाहिए। लंबे उदाहरण का उदाहरणों से बचना चाहिए, बड़े बड़े उदाहरण नहीं देना चाहिए। उदाहरण दे देंगे, एक उदाहरण के नाम से आपका आंसर हो जाएगा पूरा। इसलिए अवांछित बिना बात के जो प्रसंग है उनको, और अन्य लंबे उदाहरण देकर के क्या नाम से हम अनुच्छेद को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या नाम से नहीं होना चाहिए। उदाहरण दें, छोटा है, बड़ा उदाहरण दें, लंबा उदाहरण दें। अनुच्छेद लेखन का आकार सीमित होना चाहिए। आपको बताई दिया कि 80 से 100 शब्दों के बीच में हमारा अनुच्छेद होता है, और अनुच्छेद में क्या नाम से 100 शब्द होते हैं, 20 लाइन होती है। 20 लाइन छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ज्यादा बड़ा अनुच्छेद नहीं होता, लेकिन उसमें संपूर्ण जो बातें हैं, संपूर्ण विचार है, उस छोटे से अनुच्छेद के अंदर आपके आ जाना चाहिए, तो अनुच्छेद अच्छा माना जाएगा। तो अनुच्छेद लेखन का आकार सीमित, छोटा होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें बात को, ज्यादा पैराग्राफ न बनाए, एक ही पैराग्राफ के अंदर एक ही बात को आप लिखेंगे। अनुच्छेद लेखन में सामान्य 80-100 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बताई दिया आपको कि 80 से शब्द कम न हो और 100 से ज्यादा न हो। 100 से 10 हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनुच्छेद की श्रेणी में नहीं आएगा, वो फिर उठपटांग बात हो जाएगी, वो निबंध श्रेणी में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए 80 और 100 शब्दों के बीच में ही एक निबंध, एक अनुच्छेद लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में सामान्यतः हो गया, शीर्षक के अनुसार केंद्रीय भाव विचार का क्रमिक विस्तार होना चाहिए। जैसा भी शीर्षक है उसका दिया गया है, उसी के अनुसार उसका जो भाव आप व्यक्त करेंगे, विचार देंगे, वो क्रमिक रूप से एक के बाद एक बात को आगे बढ़ाते जाएंगे, कहते जाएंगे। जैसा आपका शीर्षक है तो आपका अनुच्छेद अपने आप बढ़ जाएगा। अलंकार तथा अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अलंकार होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, अभिव्यक्ति अच्छी हो, फालतू के अलंकार वरायन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में ही लिखना चाहिए। तो अलंकार और अनावश्यक शब्द, फालतू के बात और फालतू के शब्द आपको नहीं लिखना, आपके अंदर इनसे बचना चाहिए, हमसे दूर रहना चाहिए। भाषा के विषय के अनुसार सहजता पूरा होना चाहिए। आपका जैसा विषय है, जैसा आपकी भाषा है, उसी के अंदर सहजता हो, विषय प्रभाव हो, इसी बात को आप लिखे जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। ठीक है बेटा। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन के विषय एक जैसे हो सकते हैं। जैसे आप निबंध देते हैं उसमें विषय होता है और अनुच्छेद विषय होता है, लेकिन दोनों की लेखन शैली में अंतर है। क्या नाम से निबंध में तो हम प्रस्तावना लिखते हैं, भूमिका बनाते हैं, फिर क्या नाम कौन के अनुसार उसको बढ़ाते हैं, उसमें कई बार लिखी जाती है। वो तो क्या 2-2.5 शब्दों का 300 का हो सकता है, 5 शब्दों का होता है, और क्या नाम से उसकी जो निष्कर्ष देता है एंड में, आखिर में उसको निष्कर्ष के रूप में हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर है। तो निबंध और उसके अंदर क्या नाम से एक दोनों पुस्तक का ढंग अलग अलग है, दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। निबंध में क्या नाम से प्रस्तावना लिखेंगे, भूमिका देंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या नाम से उसका निष्कर्ष जो है वो देंगे, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका अनुच्छेद है, और आप अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद लिख लो, 2-3-4 पॉइंट लिख लो, मैं देता हूँ आपको, और इन पर आप बैठे पर अनुच्छेद लिखेंगे, मुझे दिखाएंगे, फिर बाद जिस दिन हम आएंगे मिलेंगे उस दिन दिखाएंगे। तो एक तो लिखेंगे भारत की विविधता। पहला अनुच्छेद है भारत की विविधता, नोट कर लें जिधर, भारत की विविधता। और दूसरा जो अनुच्छेद है वो लिखेंगे आप क्या नाम से, अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व, भारत की विविधता। दूसरा है अनुशासन का महत्व। अनुशासन क्या होता है, कैसे अनुशासन कहते हैं,
किस तरह का जीवन हमको जीना चाहिए, किस तरह से हमको समाज में रहना चाहिए, आदि बातें आप लिखेंगे। और अगला लिखेंगे आप सत्संगति का महत्व। सत्संगति, अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना है, इसके बारे में लिखेंगे। क्या होती है, कैसे बैठा जा सकता है, और क्या क्या फायदे हैं इसके, क्या क्या नुकसान है, ये विचार बना लेंगे मन में, और इसके आधार पर फिर आप लिखेंगे। तो हो गया आपका सत्संगति का महत्व है। लिख लिया? लिख लेना यूट्यूब पे देख के। और उसके बाद लिखेंगे आप भारतीय नारी। भारतीय नारी पर, भारतीय नारी, सीधी सी बात है। भारतीय नारी की आप जानते हैं क्या नाम से, किस तरह की का पहनावा उसका, किस तरह के विचार है उसके, किस तरह की जो अपन उसके विचारों का आदान प्रदान करती है वो, तो ये लिखेंगे आप भारतीय नारी। और उसके बाद लिखेंगे फिर मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना। मजहब होता है धर्म, मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना। अर्थात धर्म है, कोई सा धर्म है, वो एक दूसरे को लड़ना, मेल रखना, हिंसा करना नहीं सिखाता। धर्म कोई सा भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, यहूदी हो, जैन हो, क्या नाम से, ये सारे धर्म एक ही बात बताते हैं, प्यार से रहना, प्यार से अपने जीवन को व्यापक करना है ना। तो अगला क्या है, मजहब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना। अर्थात धर्म कभी भी हमको नहीं सिखाता है कि आपस में लड़े। और एक और लिखेंगे आप अभी, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट विद्यार्थी अनुशासन तो लिख ही देंगे आप। बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इस पर के आप क्या नाम से हमसे लिखेंगे। तो ये 3-4-5 अनुच्छेद दिए हैं आपको, ये लिखेंगे। कल फिर इन पे बात करेंगे, बीच बीच विषय देखते हैं, कल फिर बात करेंगे हमको, ये करेंगे। तो आज हमने 2 विषयों पर बात की है। एक तो अनुच्छेद लेखन पर, अनुच्छेद लेखन आपके गद्यांश में आएगा, पद्यांश का नहीं आएगा। पद्यांश से बिल्कुल भूल जाए, और गद्यांश के ही जो अनुच्छेद है पूरा बात करें, उसके क्या नाम बैठ के घर पे और तैयारी करें, अनुच्छेद पढ़ें, पढ़ करके क्या नाम से उत्तर देखें, और उत्तरों को क्या नाम से टिक मार्क कर दें। पहले प्रश्न का उत्तर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, और अनुच्छेद में जो मेरे टॉपिक दिए हैं वो लिखेंगे बैठ के। और जो आपको बातें बताई कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखे जाते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी है। तो उन्हीं के अनुसार आपका आंसर अनुच्छेद लिखेंगे। तो आज इतना ही काफी, ठीक है, कल मिलते हैं।